देखिए एनटीपीसी एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस का पता होना चाहिए कि भाई क्या पूछेगा, है ना। उसको सिलेबस के अनुसार उसको तैयार करना पड़ेगा, चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन प्रश्नों की क्या प्रकृति होगी, उसका रेंज कितना आता है, ये आपको पीवाईक्यू से ही मिलेगा, है ना। तो आप सिलेबस पूरा करें, पीवाईक्यूज़ को देखते हुए। इस वीडियो का यही उपयोग है कि प्रश्न पिछली बार किस रेंज के पूछे जा रहे हैं, हमको समझना पड़ेगा कि रेंज क्या है, उसका किस तरह भाग रहा है। सवाल सिर्फ पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था या फिर क्यों हुआ था, रॉलेट एक्ट क्या है, हत्याकांड के बाद कौन सी समितियां बनी थी, समितियों के अध्यक्ष कौन थे, तो वो किस तरह से सवाल पूछ रहा है, घुमा फिरा के फंसा के पूछ रहा है। तो यह सब आपको पीवाईक्यू से ही मिलेगा, इसीलिए यह सीरीज चालू की गई। इसको ठीक से देखिए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आप प्रैक्टिस टेस्ट यानी टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं, वो आपको काम देगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज हम लोग एनटीपीसी 2019 के पेपर को देखेंगे। यह पेपर 2021 में हुआ था 26 जुलाई को। यह पेपर CBT 1 है ना। और शिफ्ट इसका कौन सा है, तो 3 बजे से 4:30 बजे के बीच यह एग्जाम लिया गया था। इसके हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे विस्तार से। प्रश्न है, चोल शिलालेख में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहते हैं। तो आपने पहले पढ़ा होगा कि अशोक के शिलालेख, है ना। तो उसी प्रकार है चोल के शिलालेख। विभिन्न शासक शिलाओं यानी पत्थर में लेख खुदवाते थे। क्योंकि उस समय कागज वगैरह चलता नहीं था, तो या तो आप ताम्रपत्र में कीजिए या ताड़पत्र में कीजिए या फिर पत्थर में खुदवाइए। तो पत्थर में खुदवाना ज़्यादा आसान और स्थायी रहता था, इसीलिए शिलालेख खुदवाए जाते थे। तो चोल साम्राज्य जो था वो दक्षिण भारत में था। तमिलनाडु के आसपास जो दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य हुआ करता था। प्राचीन काल में पल्लव, चोल और पांड्य दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राज्य थे और केरल की तरफ चेर हुआ करता था। आपने सुना होगा सेनगुट्टुवन प्रसिद्ध शासक था, है ना। राजा राज चोल था, सुंदर पांड्यन था। तो आपने नाम सुने होंगे, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो इस प्रकार के नाम जो हैं आपने सुने होंगे। तो ये सभी शासक दक्षिण भारत के हुआ करते थे, पल्लव, चोल, पांड्य और चेर साम्राज्य के। तो वही सवाल किया गया है कि चोल शिलालेख में उल्लेखित गुरुकुल के लिए अनुरक्षण हेतु, मतलब अनुरक्षण का इंग्लिश में मेंटेनेंस हेतु जो भूमि दिया जाता था दान में, उसको क्या कहा जाता था। तो भाई हम लोग पढ़ते हैं ना स्कूल के लिए पाठशाला, तो वही ये शाला है, शाला भोग। शाला को भोगने के लिए जो भूमि दी गई है वो हो गया शाला भोग। यह किस में लिखा है, तो चोल साम्राज्य के चोल शिलालेख में लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस में आइए, ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय क्या था, तो ब्राह्मणों को जो भूमि दे दी गई वो ब्रह्मदेय हो गया, है ना। उसके बाद वेल्लन वगई। वेल्लन वगई जो है, जो ब्राह्मण नहीं है, गैर ब्राह्मण किसान को जो भूमि दी गई है उसे वेल्लन वगई कहते थे। पल्ली चंदम। पल्ली चंदम जो है वो जैन संस्थानों को जो भूमि दी जाती थी उसे पल्ली चंदम कहते थे। तो भाई ये थोड़ा चोल साम्राज्य, संगम साम्राज्य थोड़े कठिन होते जरूर हैं, लेकिन याद रख लीजिए। क्या है, चोल साम्राज्य जो है वो द्रविड़ भाषा से संबंधित है, इसीलिए उत्तर भारतीयों को दिक्कत होती है इन शब्दों से। अगला प्रश्न है, भारत में उपग्रह आधारित IoT नेटवर्क परिनियोजित करने के लिए भारत सरकार के स्वामित्व वाले दूरसंचार प्रदाता जो कि BSNL है ना, वो कौन सा कथन गलत है। तो ये उस समय का सवाल है, तो अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन IoT जो है इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। IoT मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT जो है इंटरनेट से जुड़े हुए डिवाइसों को कहते हैं। इसमें सेंसर, सॉफ्टवेयर और दूसरी तकनीकें शामिल होती हैं। फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट घड़ियां, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, है ना, यही सब इसके उदाहरण हैं। IoT शब्द सबसे पहले केविन एस्टन ने दिया था। केविन एस्टन ने कौन सा शब्द दिया था सबसे पहले, तो IoT शब्द दिया था। और हम पढ़ चुके हैं IoT क्या होता है, तो इंटरनेट से जुड़े डिवाइसों के नेटवर्क को कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब 2 डिवाइस के बीच में संचार होगा तो उसके लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है ID यूज किया जाता है इसमें। जैसे हम लोग आधार कार्ड यूज करते हैं ना, UID आधार, उसी प्रकार इसमें भी एक पहचान के लिए एक यूनिक नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसने ध्यान दिया था। हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि अरेस्टेड एक व्यक्ति थे जो प्रयोग कर रहे थे। क्या प्रयोग कर रहे थे, तो जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही थी तो वहां कंपास लेकर के पहुंच गए। जब कंपास लेकर पहुंचे तो उसकी सुई में जो है विक्षेपण हुआ। तो सुई में कब होगा, जब वहां चुंबक के क्षेत्र हो, है ना। तो यानी कि विद्युत जब प्रवाहित होती है तो वहां पर चुंबक के क्षेत्र निकलती है। तो यह सबसे पहले किसने बताया था, तो हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने बताया था। भाई हम लोग पढ़ते हैं ना फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। तो पहले भाई नियम तो बन गया, तो नियम से पहले इसको देखा कौन कि भाई इसमें विद्युत चुंबक की धारा होता है, तो वही ऑरस्टेड ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी।
भाई देखो, प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत में कुछ रानियां हुई थीं जिन्होंने शासन किया था, जिसे गोंडवाना में दुर्गावती थी, गुलाम वंश में रजिया सुल्तान थी, वाकाटक में रानी प्रभावती थी और काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी थी। प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो भाई इसका तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस था। आज के समय का राइफल क्या होता है कि उसमें बुलेट डाल दिया हमने और ट्रिगर दबा दिया और वो गोली निकल जाती है, ठीक। लेकिन उस समय नहीं था। कब? तो 1857 के समय। 1857 में क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में राज हुआ करता था। तो 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ करता था उस समय, और कंपनी ने 1856 में 10,000 इनफील्ड राइफलों का ऑर्डर दिया था। उस समय ये आधुनिक तकनीक हुआ करती थी। तो वो तकनीक कैसे काम करती थी? उस समय क्या होता था कि राइफल जो है, ये राइफल खड़ी हो गई है ना, ये राइफल हो गई और इसमें जो है कारतूस हुआ करता था। उस समय क्या होता था कि ये कारतूस है, कारतूस के अंदर गोली रहती थी और बारूद भरा होता था। तो ये कारतूस का ऊपरी सिरा दांत से निकाला जाता था, ठीक। और उसके बाद ये जो बारूद है इसके अंदर भर दिया जाता था और फिर जब ये नीचे बारूद चला जाता था तो फिर गोली ऊपर से डाल दी जाती थी, ठीक। इन कारतूसों में एक लेप होता था जो इसको नमी से बचाता था, भाई बारूद खराब ना हो जाए, है ना, इसीलिए इसमें चर्बी का जो है प्रयोग किया जाता था। तो उस समय 1857 में बैरकपुर में सिपाहियों को यह कारतूस दिया गया। तो सिपाहियों ने इसे मना कर दिया कि भाई हम ये नहीं चलाएंगे, इसमें दांत से जो है खींचना पड़ता है और ये चर्बी के कारतूस जो है सूअर गाय के हो सकते हैं और ये कारतूस जानवर के होते भी थे। तो भारतीय सैनिकों ने यह कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। फिर 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर बंगाल में है, बैरकपुर के मंगल पांडे ने जो है वो लेफ्टिनेंट बॉक्स जो थे उसकी हत्या कर दी, है ना, और गोली मार दी सर्जेंट ह्यूसन को, ठीक। और फिर मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया 8 अप्रैल को और रेजिमेंट भंग कर दी गई। और फिर उसके बाद देश में सैनिक विद्रोह हो गया, जिसे सिपाही म्यूटिनी कहते हैं। 1857 का सिपाही म्यूटिनी कहते हैं। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 से। तो ये उस समय का काम का है नहीं, आज हमारा 2024 का काम का है। तो 2024 में जो है 22 से 24 तक लगातार भारत की रैंक जो है 42वीं ही रही। 22 में भी 42वीं, 23 में भी 42वीं और 2024 में भी 42वीं रैंक रही थी, ठीक है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। अगर पूछ दे कि कितना स्कोर था तो 38.64 स्कोर के साथ भारत 42वीं रैंक पर था। प्रश्न है स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोग्राम का उपयोग किसको कम करने के लिए किया गया था? तो भाई देखो, ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है वो जो है ग्रीन हाउसेस गैसें होते हैं, ग्रीन हाउसेस गैसें जो होती हैं उनको कैसे कम किया जाए। भाई ग्रीन हाउस क्या होता है? देखिए ग्रीन हाउस क्या है, तो ग्रीन हाउस जो है कृषि में इसका उपयोग होता है, ठीक है। ये घर रहता है, कांच या फिर प्लास्टिक का होता है और इसमें जो है प्रकाश जो है आ तो जाती है प्रकाश की किरणें, लेकिन वापस नहीं निकल पाती हैं। इसमें ऊष्मा जो होती है प्रकाश की किरणों की वह इसमें जमा हो जाती है, वो ऊष्मा बाहर नहीं निकलती है, यही ग्रीन हाउस है, ठीक। अब इसी कॉन्सेप्ट को ग्रीन हाउस जो कृषि में यूज होता है उसी कॉन्सेप्ट को आप वायुमंडल पर लेके जाइए कि ये हमारा वायुमंडल है। अब वायुमंडल में तो भाई किरणें वापस आ गई और फिर वापस चली भी जाती हैं, ठीक है। दिन में आती हैं किरणें और रात में चली भी जाती हैं, ठीक है। और वायुमंडल हमारा इससे क्या होता है? संतुलित रहता है। लेकिन अगर क्या हो कि ये जो है किरणें जो आती हैं उसकी ऊष्मा यहाँ की वायुमंडल की गैसें जो है वह ग्रहण कर लें और फिर बाहर नहीं जा पाए, ठीक। एज ए कृषि मॉडल पर ही आप देख लें कि यहाँ पर नहीं आ पाए, तो भाई इसके लिए कुछ गैसें जिम्मेदार होती हैं, उसी को ग्रीन हाउस गैसें कहती हैं, जो पृथ्वी के ऊष्मा को बढ़ाती है, ठीक। पृथ्वी पर आपने पढ़ा होगा कि हिमयुग आए थे, तो भाई हिमयुग आते थे और चले जाते थे। उसका मतलब क्या था कि पृथ्वी में एक जमाने में बहुत ठंडक होती थी, फिर ये ग्रीन हाउस गैसें जो थोड़ी गर्मी पैदा कर देते थे तो बर्फ पर पिघल जाते थे, फिर उसके बाद प्राणी जंतु जीवित रहते थे, फिर ठंड आता था तो प्राणी वगैरह बहुत कम संख्या कम हो जाती थी उनकी, ठीक। तो ये जो है ग्रीन हाउस गैसें ही इस प्रभाव के लिए उत्तरदायी थी। अब क्या है, अगर ये ग्रीन हाउस गैसों की संख्या अगर बढ़ जाए तो क्या होगा? पृथ्वी का तापमान फिर बढ़ जाएगा। भाई हमें एक सीमित परास चाहिए होता ना प्राणी जगत को जीवित रहने के लिए, मनुष्यों को जीवित रहने के लिए एक तापमान, आर्द्रता, गर्मी वगैरह एक सीमित चाहिए। ज़्यादा गर्म हो जाए तो ना जीवित रह पाएंगे, ज़्यादा ठंड हो जाए तो ना जीवित रह पाएंगे, ठीक है। तो हमें इसे एक अवस्था तक लाना जरूरी होता था। तो इन्हीं गैसों की संख्या को कम करने के लिए, इन्हें संतुलित बनाने के लिए 1992 में जो है पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, ठीक है। तो पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो में किया गया था 1992 में, वहाँ पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। उसके तहत निर्णय लिया गया कि पृथ्वी को भाई ग्रीन हाउस गैसों से बचाना है। तो सबसे पहले उसके बाद कॉप हुआ, कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई,
कब? 1992 के रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के तहत COP1 का आयोजन जो है जर्मनी के बर्लिन में 1995 में हुआ। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 2 सम्मेलनों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो यह 1997 में हुआ था, COP की मीटिंग तीसरी मीटिंग थी, और पेरिस एग्रीमेंट जो है 2015 में हुआ था, यह COP की 21वीं मीटिंग थी। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब क्या हुआ, जब क्योटो प्रोटोकॉल आया तो उसके अंतर्गत कार्बन क्रेडिट की संकल्पना रखी गई। क्योटो जो है वो जापान का एक शहर है, उसी में एक प्रोटोकॉल को अपनाया गया, इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, और उसमें कार्बन क्रेडिट की संकल्पना दी गई। इस संकल्पना के अनुसार माना कि किसी देश को, मान लेते हैं कि उसको 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन की छूट दी जाती है कि आप इतना तक कर सकते हैं। ठीक, तो उसी को मान लेते हैं कि 1000 क्रेडिट कह दिया गया। तो अगर हमने 500 टन कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्सर्जित किए हैं तो हम जो है 500 क्रेडिट बचा ले गए, और क्रेडिट को हम बेच भी सकते थे। वहीं अगर कोई देश 1000 टन के जगह वो 2000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, वह देश 2000 टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, यानी कि उसकी सीमा 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड की थी, उसने 2000 किया, तो वो क्या करता है कि 1000 जो ज्यादा उसने किया उसकी कीमत जो है वो खरीद लेता है दूसरे देशों से जिसके पास कार्बन क्रेडिट बची थी। यही संकल्पना जो है क्योटो प्रोटोकॉल में दी गई थी। और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है वह जो है UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी भी है। ठीक, तो अब UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है परीक्षा की दृष्टि से? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यह भी पूछ लिया जा सकता है। तो भाई ये सभी चीजें जुड़ी हैं 1992 के पृथ्वी सम्मेलन से। कभी इस पर विशेष चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए एक शहर का निर्माण करवाया, गैरिसन स्टेट यानी सैन्य शहर, जिसका नाम था सीरी? तो भाई यह कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। अगला सवाल कंप्यूटर से है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है पूछ रहा है। तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो है स्क्रैच क्या है, वह कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, यूनिक्स क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। नॉर्टन क्या है? तो एक एंटीवायरस है। अबॉस क्या है? तो भारत के द्वारा बनाया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका नाम है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, ये बॉस है। ठीक है, और यह किस पर आधारित है? तो लिनक्स जो होता है, ओपन सोर्स होता है लिनक्स, उसी पर आधारित है। यह प्रश्न है, भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भाई भेड़ है, अगर भेड़ के हम बाल ऊपर से बाल उसका निकालेंगे तो या तो कैंची से काटेंगे या फिर ट्रिमर से ट्रिम करेंगे, तो उसी को हम लोग कर्तन या शेयरिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर शरद परागे किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2020 में इनको मिला था? तो उस समय उनको पाटलिपुत्र की समाधि के लिए व्यास सम्मान मिला था। सूर्यबाला को मिला है 34वां व्यास सम्मान 2024। नॉवेल का नाम है कौन देश को वासी, 2018 में पब्लिश हुआ था। और के फाउंडेशन के तहत जो है व्यास सम्मान दिया जाता है। के फाउंडेशन जो है 1991 में व्यास सम्मान जो है दिया जा रहा है उस समय से। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में नेपाल की तराई क्षेत्र में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती, ये करंट का सवाल है, इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो भाई तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। पहले समझते तिब्बत का पठार बना कैसे। तो ये इंडियन प्लेट थी और ये यूरेशियन प्लेट थी, तो ये जब दोनों टकराई तो भाई हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और इसी फोल्ड का विस्तार जो है इस तरफ हिमालय के उस पार उत्तर में तिब्बत के पठार के रूप में जो है हुआ। लगभग 4000 मीटर जो है इसकी ऊंचाई कही जाती है, और तिब्बत के पठार की ऊंचाई लगभग 4000 मीटर बताई जाती है। हिमालय पर्वत के उत्तर पश्चिम में जो है पामीर की गांठ है, और यहाँ से इस तरफ चीन की तरफ कुनलुन पर्वत भी चली गई है, इसको भी याद रखेंगे। तो प्रश्न के अनुसार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बत का पठार है। अगला सवाल है, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है विघटन हो जाता है। तो गर्म करेंगे ना भाई, तो उसको ताप देंगे, तो ताप के कारण क्या हुआ? अपघटन हो गया भाई, 2 टुकड़ों में बट गया या अपघटन हो गया। पहले 1 था अब 2 हो गया, पहले वो 1 था अब 2 हो गया, तो अपघटन हो गया। और किसके कारण हुआ? तो गर्म करने ताप देने पर। तो यह घटना क्या कहलाई? तो यह घटना कहलाई तापीय अपघटन अभिक्रिया। देखो, विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है? जब विद्युत के कारण अपघटन हो तो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, जब ताप के कारण हो तो तापीय अपघटन अभिक्रिया। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या है? तो उष्मा, जिस अभिक्रिया से उष्मा निकलती है उसे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या है? जब प्रकाश देंगे और प्रकाश के कारण अपघटन हो जाए, तो प्रकाश संश्लेषण भी एक प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया माना जाता है। अगला सवाल है, मार्च 2021 में इनमें से किस देश ने भारत में चावल निर्यात क्षमता को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देने के लिए असम के लाल चावल की
पहली खेप प्राप्त की। तो आज का मतलब नहीं है, ये करंट का सवाल था, लेकिन लाल चावल क्या है थोड़ा जान लो। तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी असम में पाया जाता है और इसमें जो है एंथोसाइनिन नामक एक पदार्थ होता है जिसके कारण लाल होता है और जो है यह सेहत के लिए बढ़िया है और इसे असम में बाओ धान कहा जाता है। इतना ही महत्वपूर्ण है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में इनमें से कोविड-19 के समय बहुत अच्छा कार्य किया था तो डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था बिहार को। बस इसका इतना ही मतलब है। अगला सवाल है, तिलचट्टों में श्वसन किस माध्यम से होता है? तो श्वास रंध्रों से जो है तिलचट्टे में श्वसन होता है। तो ये अगर तिलचट्टा है तो इसके किनारे तरफ में श्वसन रंध्र होते हैं। श्वसन रंध्र मतलब क्या? रंध्र मतलब होता है होल, छोटा छोटा छेद होता है। तो ये जो है किनारे की तरफ में दोनों तरफ जो है वह तिलचट्टों में श्वसन रंध्र होते हैं और इसी से ये श्वास लेते हैं। देखो तिलचट्टा जो है वो ऑर्थोपोडा समूह के अंतर्गत आता है और यह जो है ऑर्थोपोडा समूह जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा, और ऑर्थोपोडा के अंतर्गत में कौन आता है? तो तिलचट्टा आता है। ठीक है, फेफड़ा किस में होता है? तो भाई मनुष्यों में होता है, स्तनधारी में होता है, सरीसृप में होता है, गलफड़ा मछली में होता है, गिल्स होता है मछली में। केंचुआ जो है अपने त्वचा से सांस लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के इनमें से किस संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का जो है संविधान में सम्मिलित किया गया? कौन से संशोधन से? तो इसका सही उत्तर है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 8वीं अनुसूची में जो है संविधान निर्माण के समय 14 भाषाएं थी, फिर उसमें विभिन्न समयों में कुछ कुछ भाषाएं जोड़ दी गई थी। जो 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था आखिरी, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन में कोंकणी, मराठी और नेपाली को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया था। तो सबसे पहले 14 भाषाएं थी, फिर 21वां संविधान संशोधन 1967 में आया जिसमें सिंधी को जोड़ा गया, फिर आया 71वां संविधान संशोधन 1992 जिसमें कोंकणी, मराठी और नेपाली को जोड़ा गया, और तीसरी बार 1992 में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 लाया गया जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जो है 8वीं अनुसूची में डाल दिया गया। तो इस प्रकार अभी कुल कितने भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। देखो कोंकणी जो है भारत के पश्चिम तट की एक भाषा है जिसमें महाराष्ट्र के पश्चिमी तट समुद्र से जो लगा है, गोवा का क्षेत्र आता है और कर्नाटक के भी कुछ क्षेत्र आते हैं। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के कुछ क्षेत्र आते हैं। यह कोंकणी भाषा मुख्य रूप से गोवा में बोली जाती है। महाराष्ट्र में मुख्य भाषा क्या है? तो मराठी है, लेकिन इसके महाराष्ट्र के पश्चिम तटीय क्षेत्र में क्या बोली जाती है? तो कोंकणी बोली जाती है। और कर्नाटक के जो है उत्तरी पश्चिम तट जो है उसमें भी कोंकणी कही जाती है। सवाल है, बाज की चाल लगभग कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 320 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रसिद्ध डायलॉग है ना कि चीते की चाल और बाज की नज़र। तो भाई चीता से जो है ज़्यादा फुर्तीला होता है, ज़्यादा तेज़ी से चलता है बाज। चीता कम तेजी है और बाज की ज़्यादा तेजी है, और जो है बाज कितना में चलता है? तो 320 किलोमीटर पर आवर पर चलता है। अगला सवाल है, अंडमान निकोबार में एक नदी द्वीप है तो इसका नाम पूछ दिया। तो भाई उसका नाम है कालपोंग। ये जो है उत्तरी अंडमान में जो है सेंडल पीक से निकलती है। पढ़ते हैं ना कि उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी या अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी तो सेंडल पीक। तो सेंडल पीक से एक नदी निकलती है जिसको कालपोंग कहते हैं, उसी की बात यहाँ की जा रही है। अंडमान द्वीप समूह का एकमात्र नदी कालपोंग नदी है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? तो सेंडल पर्वत से निकलती है। और कहाँ गिर जाती है? तो एरियल की खाड़ी में। एरियल की खाड़ी कहाँ है? तो अंडमान सागर में। और अंडमान सागर कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी है, उसके अंदर अंडमान सागर है, अंडमान सागर के अंदर में एरियल का खाड़ी है। ठीक, खाड़ी क्या होता है? जो लगभग 3 तरफ से जमीन से घिरा हो और एक तरफ जो है पानी हो, यही खाड़ी है। और प्रायद्वीप क्या होता है? वो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है ना। प्रायद्वीप हमने पढ़ा था ना, कठियावाड़ का प्रायद्वीप। ये क्या है? 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ था। कभी कभी कहते हैं ना भारतीय प्रायद्वीप, तो भारतीय प्रायद्वीप क्या है? ये भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस होता है और एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक, अब देखो लाइट पेन क्या है? वह एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। और OMR क्या है? वह भी इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर जो है एक होता है प्रिंटर की तरह होता है, तो वो जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस क्या है? जब हम लोग कंप्यूटर में कुछ डेटा देते हैं तो वो इनपुट हो जाता है। कंप्यूटर में जब हम कुछ कमांड दे रहे हैं तो वो इनपुट हो गया, और कंप्यूटर से जो वापस आ रहा है, जो निकल रहा है, उसको आउटपुट कहेंगे। पहले लाइट पेन को समझना। लाइट पेन क्या होता है? ये एक पेन होता है। किससे जुड़ा होता है? तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, कंप्यूटर के मॉनिटर पर जो है इस पर कुछ लिखते हैं, है ना। आज का जैसे हम लोग पेंसिल का यूज करते हैं टैबलेट में, उसी प्रकार का यह कुछ होता था, है ना। आगे बढ़ते हैं। जॉयस्टिक जो है वो गेम खेलने के लिए होता है। और OMR आपने सुना होगा, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, है ना। तो यही OMR की बात कर रहा है। तो OMR में क्या होता है भाई? हम लोग कागज़ डालते हैं, पेपर शीट रहता है और प्रिंटर उसको जांच करता है ना। तो ये क्या हो गया? एक आउटपुट डिवाइस है।
तो OMR क्या हो गया, तो OMR जो है एक इनपुट डिवाइस हो गया, है ना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो भाई देखो, सद्भावना भाईचारा को बढ़ाना है, संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना है, वैज्ञानिक स्वभाव को विकास करना ये भी है, लेकिन मानव के अवैध क्रय विक्रय बलात्श्रम ये भाई मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार हैं ये। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो आप रिवाइज कर सकते हैं उससे। अगला सवाल है, पुट्टिकाओं यानी वेसिकल्स में जो है प्रोटीन और लिपिड का परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग कौन करता है। ठीक, सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, इसका क्या काम है। तो भाई गोल्जी ऑपरेटस जो है उसका काम जो होता है वो प्रोटीन और लिपिड का परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग होता है। अब थोड़ा गोल्जिकाय के बारे में जान लेते हैं कि इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह यूरोक्रेटिक कोशिका में ही पाई जाती है। और ये जो रफ और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह क्या होता है, तो यह एक झिल्लियों का जाल होता है जो केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली के मध्य उपस्थित होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले गार्नियर के द्वारा देखा गया था और उसने इसे एर्गोप्लाज्म नाम दिया था। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह दो प्रकार की होती हैं, एक रफ होती है और दूसरा स्मूथ होती हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, इसमें कुछ राज्यों को अस्थायी, परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने के प्रावधान दिए गए हैं, तो इसके तहत विशेष दर्जा प्रदान किसको किया गया है और किसको नहीं किया गया है। तो किसको नहीं किया गया, तो हिमाचल प्रदेश को नहीं किया गया। तो किसको किया गया है, तो महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 371 से 371 में कुछ प्रावधान किए गए हैं, विशेष प्रावधान है। वह कौन कौन से राज्य हैं इसमें, तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। तो प्रश्न के अनुसार भाई कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में तो है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को 371 में शामिल नहीं किया गया है। सवाल है, 2020 में गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया था। तो गांधी शांति पुरस्कार जो है यह जो है शेख मुजीबुर रहमान को 2020 के लिए दिया गया था। शेख मुजीबुर रहमान को ही बंगबंधु कहते थे। 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर को यह सम्मान गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। यह 1995 से दिया जा रहा है। 1995 में तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति जूलियस नेरे को दिया गया था। इस पुरस्कार के तहत 1 करोड़ की राशि, 1 प्रशस्ति पत्र, 1 पट्टिका दी जाएगी और एक अति पारंपरिक हस्तकला या हथकरघा से बना हुआ कोई वस्तु दे दिया जाता है। तो 1995 में पहला गांधी शांति पुरस्कार तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जूलियस नेरे को दिया गया। 2020 में शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया और 21 में गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। अगला सवाल है, जनजातीय कार्य मंत्रालय किससे संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया। तो सबसे पहले श्रम शक्ति पोर्टल किसके अंतर्गत है, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के। ठीक, दूसरा यह जो है किससे था, तो ये जुड़ा हुआ था आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से। वह आदिवासी जो अपने राज्य से प्रवास कर गए हैं, वो श्रमिकों को जोड़ने के लिए, उनका डेटा एकत्रित करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। भाई एनटीपीसी के सिलेबस में योजना जो है दिया हुआ है ना, तो उसी से संबंधित है ये। अगला सवाल जनवरी 2020 से है और इस प्रश्न में मुझे नहीं लगता कोई आज के समय ज़्यादा रिलेवेंस है, इसलिए इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो दिन और रात बराबर होगा, इसको इक्विनॉक्स कहते हैं, विषुव। देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ये ऊपर में 23 डिग्री कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है, ठीक है। और यहाँ दक्षिण में जो है 23.5 डिग्री ये मकर रेखा है। जब सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा और मकर रेखा पर पड़ेंगी तो उसे संक्रांति कहते हैं, ठीक। और जब यह विषुवत रेखा पर पड़ेगी तो इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। भारत में ही देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ती है, तो जून में पड़ती है ना। तो 21 जून जो और 22 दिसंबर होती है, तो 21 जून को भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यानी उस दिन सबसे ज़्यादा दिन बड़ा होता है, 23 डिग्री पर सूर्य सीधे चमकता है। वहीं पर जो है मकर रेखा पर सूर्य सीधे कब चमकता है, तो 22 दिसंबर को चमकता है। तो आप देखिए कि 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, ठीक, और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकता है सूर्य, सीधा प्रकाश पड़ता है मकर रेखा पर, और 21 जून को सूर्य का सीधी किरण जो है वह कर्क रेखा पर पड़ती है ना।
और पृथ्वी पर साल में 2 बार जो है वह विषुवत रेखा पर सीधी किरण पड़ती है। वही इक्विनॉक्स है, उसी को विषुव कहते हैं, और एक बार 21 मार्च को होता है और एक बार 23 सितंबर को होता है। तो ये मैप जो है वह सूर्य और पृथ्वी का है। पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर। ठीक है, भारत कहाँ है? तो वह उत्तरी गोलार्ध में है। अब भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। अब आप सीधा समझिए कि सूर्य की किरणें जब निकलती हैं तो दिसंबर में सबसे ज़्यादा मकर रेखा पर चमकती हैं, तो यहाँ पर गर्मी का समय होगा। ठीक, और सबसे कम जो है, सबसे तिरछी और सबसे कम पहुँचती है कहाँ? तो वह उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? यहाँ सर्दी का मौसम होगा। ठीक है, सेम इसका उल्टा करते हैं। अब जून में पहुंचते हैं। भारत कहाँ है? तो भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में है, और इस समय भारत जो है क्या, सूर्य के सबसे उत्तरी गोलार्ध नज़दीक है। सूर्य की किरणें यहाँ सीधे पड़ रही हैं, तो यहाँ गर्मी होगी, है ना, दिन छोटे होंगे, गर्मी ज़्यादा होगी। तो यह किस समय है? तो यह जून का समय है ना। तो यह कौन सा समय है? यह जून का समय है, 21 जून का समय है। कर्क रेखा पर सूर्य जो है सीधी पड़ रही है ना। और ITCZ आपने पढ़ा होगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये जो है मानसून के निर्धारण में बहुत ज़्यादा निर्धारण करते हैं। तो यही वाला सीन यहाँ भी आता है, जो हम लोग इसको ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, है ना, ITCZ। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। अब मार्च में आ जाइए। यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहाँ? विषुवत रेखा पर। ये जो है विषुवत रेखा, मार्च और सितंबर में जो विषुवत रेखा है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तभी यहाँ पृथ्वी पर दिन और रात बराबर आते। प्रश्न है, 2020 में आयोजित एक आभासी यानी वर्चुअल समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की चोटी की आधिकारिक घोषणा की है कि कितनी ऊंचाई है? तो इसका सही उत्तर है 29,031.69 फीट है। हालांकि ये आज भी इंपॉर्टेंट है और हमेशा रहेगा जब तक कि अगली घोषणा नहीं हो जाती। अगला सवाल है कि प्रॉपर्टी कार्ड्स के भौतिक वितरण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनमें से किस योजना का शुभारंभ किया गया, जिनका उपयोग ऋण एवं अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाएगा? तो यह स्वामित्व योजना जो है शुरू की गई थी। एक वीडियो में हम सारी योजनाओं को कवर करेंगे, तो उससे अब ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमारी दुनिया को बदलने के लिए सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है मृत्यु दर में कमी। तो भाई सतत विकास लक्ष्य में है क्या? तो स्वच्छता है ना, स्वच्छ जल है, उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण है, गरीबी है ना, ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए सतत विकास लक्ष्य है क्या। तो सतत विकास लक्ष्य जो है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा अपनाया गया है 2015 में, है ना। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया सतत विकास कार्यक्रम के लिए 2030 तक जो है एजेंडा रखा गया है कि 2030 तक हमको उसको पूरा करना है। तो इसमें 17 जो है सतत विकास लक्ष्य रखे गए हैं। तो पहला क्या है? तो पहला है गरीबी, दूसरा भूखमरी, तीसरा स्वस्थ और जीवन स्तर है, चौथा है शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता, छठा है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, सातवां है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां है अच्छा काम और आर्थिक विकास, नौवां है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, 10वां है असमानता में कमी, 11वां है टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, 12वां है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, 13वां जलवायु कार्रवाई है ना, 14 पानी के नीचे जीवन, और उसके बाद 15 है पानी के ऊपर जीवन, यानी कि पानी के नीचे जीवन 14वां है और जमीन पर जीवन 15वां है। 16वां लक्ष्य क्या है? शांति और न्याय के लिए संस्थान, और 17वां लक्ष्य है जीवन प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। तो प्रश्न के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है गरीबी से मुक्ति, उत्तम स्वास्थ्य और स्वच्छ जलवायु, है ना, और स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। ये मृत्यु दर में कमी जो है ना, ये डायरेक्टली संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से है। 67वां फिल्म पुरस्कार 2021 में हुआ था, अभी हमें 2023-24 का देखना है, तो डेडिकेटेड वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? तो सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है क्या। देखो, यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को रिपेयर करके कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाता है तथा उसे और कार्यशील बनाने में मदद करता है। देखो, यूटिलिटी कंप्यूटर प्रोग्राम के उदाहरण है डिस्क फ्रेगमेंटर, एंटीवायरस प्रोग्राम, डिस्क और फाइल रिकवरी प्रोग्राम, स्टोरेज बैकअप प्रोग्राम्स है। अगला सवाल है, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जहां है वहां से उपग्रह सैटेलाइट जो है PSLV C51 प्रक्षेपित किया गया था। तो कब किया गया था? जब एग्जाम हुआ था 2021 में, है ना, उससे पहले किया गया था, तो उसका भी चलेगा नहीं। देखो, अब क्या सवाल आएगा PSLV C59 से या 58 से आ जाएगा। तो उसमें पूछेगा कि ये किस C59 जो है PSLV का, उससे कौन सा सैटेलाइट को भेजा गया। अगर बता देगा कि भाई ये सैटेलाइट प्रोबा 3 भेजा गया, तो किसका था वो? तो इसका आंसर क्या है? प्रोबा 3 यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का था। प्रोबा 3 उसको इसरो ने भेजा था। PSLV C59 यह दिसंबर की ही बात है।
अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला कौन है? तो भाई इसका सही आंसर है मिताली राज। अगला सवाल है, स्टॉकहोम घोषणा जो है इसमें कौन सा कथन पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट से संबंधित नहीं है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट जो है वह स्टॉकहोम घोषणा में किया गया था। स्टॉकहोम घोषणा 1972 में हुई थी और यूएनईपी का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो केनिया के नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है? तो केनिया में है। क्या है नैरोबी? तो यूएनईपी का मुख्यालय है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कब से कब तक? तो 1916 से 1921 में। और जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में यह घटना हुई थी। गोली चलाया था किसने? तो आर डायर ने। जलियांवाला बाग घटना क्यों हुई थी? क्योंकि पंजाब में उस समय लगा था मार्शल लॉ, और मार्शल लॉ के समय जो है किसी को जमा नहीं होना था, जबकि जलियांवाला बाग में लोग जमा हो गए थे। अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग जमा हो गए थे और उसी जमा हुए भीड़ को हटाने के लिए जनरल डायर ने गोली चलाई और लगभग जो है 1000, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसार लगभग 1000 लोग जो है वह मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। बैसाखी का दिन था। ब्रिटिश सेना ने जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई थी। वहां लोग आखिर इकट्ठा क्यों हुए थे? तो भाई विरोध में इकट्ठा हुए थे। तो क्यों इकट्ठा हुए थे? तो विरोध में। तो किसके विरोध में? तो वहां के 2 प्रसिद्ध नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। उनको जो है सत्यपाल को और डॉक्टर किचलू को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, इसीलिए वहां लोग इसके विरोध में जमा हुए थे। वैसे वहां मेला भी चल रहा था और उस समय कुछ लोग धरना प्रदर्शन में भी जुट गए और सरकार ने वहां जो है मार्शल लॉ लगा दिया। लोगों को जानकारी थी नहीं और इस चीज को लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न समझ के जो है जनरल डायर ने, कौन सा डायर? आर डायर, रेजिनाल्ड डायर, उसने क्या किया? वहां पहुंच करके गोली चलवा दी और उसके बाद लोग वहां पे शहीद हो गए। तो यहां पर रेजिनाल्ड डायर ने क्या किया था? रेजिनाल्ड डायर ने गोलियां चलवा दी, लोग मारे गए। इसके विरोध में उधम सिंह ने जो है जनरल डायर को गोली मार दी। लेकिन ये वो जनरल डायर नहीं है, ये आर डायर नहीं, ये ओ डायर है। ठीक है, ओ डायर को क्या किया था कि उधम सिंह ने 1940 में जो है वहां पे लंदन में जाकर के गोली मार दी थी, उधम सिंह ने। और ये ओ डायर कौन था? तो पंजाब का गवर्नर था। जब जलियांवाला बाग नरसंहार हो रहा था तो उस समय पंजाब का गवर्नर था, इसने ही मार्शल लॉ लगाई थी। ये जनरल ओ डायर था। ठीक है, इसने आदेश दिया। फॉलो कौन किया? जनरल आर डायर ने, रेजिनाल्ड डायर ने। अंग्रेजों के अनुसार इस हत्याकांड में 379 लोग मारे गए थे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसमें कितने लोग मारे गए थे? तो अंग्रेजों के अनुसार 379 लोग मारे गए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। उधम सिंह ने क्या किया? तो जनरल डायर को मार दिया था। तो कौन से जनरल डायर को मारा? तो माइकल ओ डायर को मारा था, है ना। माइकल ओ डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था। कब मारा था? तो भाई इन्होंने मार्च में ही मारा था, 13 मार्च 1940 को। अगला सवाल करंट अफेयर से है, इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। यह क्या काम करता है? तो भाई एएसआई जो है भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत के पुराने स्मारकों को संरक्षित करता है, उन्हें घोषित करता है, उन्हें बचाता है। इस पर हम लोग विशेष चर्चा किसी दिन करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है? तो भाई ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा, पश्चिम दिशा याद रखिएगा। तो नर्मदा, ताप्ती, है ना, नर्मदा, ताप्ती, माही वगैरह जो है ये क्या करती हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा जो है, नर्मदा नदी के किनारे ही जो है जबलपुर है ना। और ताप्ती नदी है, ये दोनों किधर बहती हैं? तो पश्चिम में बहती है। माही भी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। साबरमती नदी जो है ये भी दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। लेकिन ये 3 जो है, नर्मदा, ताप्ती और माही, तीनों इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि साबरमती नदी जो है अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे शहर जो है इसी के किनारे बसा है। और साबरमती के संत यानी गांधी जी ने इसी के किनारे साबरमती की आश्रम भी यहीं स्थापना किया था। अगला सवाल है, किस भारतीय पारा एथलीट ने, ये करंट अफेयर्स का सवाल है, स्किप कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं आज के समय में। तो इस प्रकार आज का सेशन समाप्त हुआ। पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। थैंक यू।